ये उन्हीं लोगों की औलाद है जो है। आज भगत सिंह के खिलाफ बोल रही है। अच्छा। ये ताजदार बरतानिया के पुराने वफादार, अच्छा। जिनको घोड़ी पाल मुरब्बे मिले, जिनको जमीनें मिली, जिनको 1857 की जंग आज़ादी में हाँ। हमारे बुजुर्गों को शहीद करवाने पर इनामात से नवाजा गया, ठीक है। उनके वजीफे लगे, सालाना वजीफे लगे, और वो लोग आज भी पाकिस्तान में ठीक है। असम्बलियों में हैं या सेनेट में हैं। मेरे नज़दीक वो मेरा हीरो है। मैं जबरदस्त। उसका मुतालबा करता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं उसका ये मुतालबा करता रहूंगा कि भगत सिंह का को जहाँ पे फांसी दी गई थी हाँ। उसका मुजस्समा वहाँ पे बनना चाहिए। जबरदस्त। वो डिजर्व करता है और हम हर साल अपने बच्चों के साथ जाते हैं 23 मार्च को ठीक हो गया। वो सेलिब्रेट करने के लिए। भगत सिंह तो उस वक्त शहीद हुआ कि जब अभी पाकिस्तान का नाम भी सामने नहीं आया था। ठीक है। पाकिस्तान का नाम 1932 और 33 में सामने आया, जबकि उससे पहले भगत सिंह शहीद हो चुका हुआ था। भगत सिंह ने जो अपना कत्ल किए थे पुलिस वाले ठीक है। बरतानिया के, और बंदा परवर, ये तो सोच लो ना कि उसने क्यों किए थे। आपने लाला लाजपत को कत्ल किया, ठीक है। उसे लाठियां मार मार के पुलिस ने मार दिया। ठीक है। वो उनका मुर्शद था, वो उनका उस्ताद था। ये सारी सोशलिस्ट मूवमेंट थी। उन्होंने अपना रिवेंज लिया कि हमारे उस्ताद को उन्होंने मारा, उन्होंने उसे मार दिया। भगत सिंह के ऊपर एलिगेशन ये भी कुछ लोग लगाते हैं कि वो तो है ही एथिस्ट था, फिर आप मजहब को बीच में कैसे ले, वो तो किसी मजहब, वो तो खुदा को ही नहीं था सवाल ये मानता। है, ये तो बात फिर वजूद ही नहीं रखती। हाँ। वो तो अगर सिख भी रहता हिंदू तो भी होता। आपके लिए काफर था, हिंदू था तब भी काफर था, क्रिश्चियन होता तब भी काफर था। ठीक हो उससे गया। आपको क्या फर्क पड़ता उसके नजरियात से। कोई बताएगा कि मोहम्मद बिन कासिम को किस जुर्म में सजाए मौत हुई? किस जुर्म में? राजा दहर की बेटियों के साथ जना करने के जुर्म में। अब महमूद गजनवी कितना बड़ा हीरो था, ये आप अंदाजा लगा लें। ये गजनी से लेके तो सोमनाथ तक, हाँ। जो तकरीबन 4000 किलोमीटर का एरिया बनता है, ठीक है। तो उस 4000 किलोमीटर के एरिया में तो दूसरा कोई मंदिर लूटा ही नहीं उन्होंने। अच्छा। दूसरे किसी मंदिर पे इस्लाम नहीं लगाया, अच्छा। इस्लामी झंडा उन्होंने नहीं लगाया। सोमनाथ पे गए हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि 40 मन की तो उसकी सोने की जंजीर थी जिससे घंटियां बजती थी। तो ये तालिबान ने हमारे सामने गजनी में तोड़े हैं सारे बूथ। अच्छा। वो गजनी वहां से छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, ठीक हो तो गया। वहाँ के क्यों नहीं तोड़े? अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा को कत्ल करके इक़्तिदार हासिल किया। ठीक है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने लौंडा रखा हुआ था, बॉयफ्रेंड रखा हुआ था, वो कितना इस्लामी था। अच्छा, आप हुमायूं का देख लें, हुमायूं अफ्यून खाता था। उसके बाद आ जाए जलालुद्दीन अकबर। तो जलालुद्दीन अकबर, जिसे आप अकबर दी ग्रेट कहते हैं, हमारी किताबों में भी अकबर आजम लिखा हुआ है। हाँ। तो वो अकबर आजम, उसने तो अपना मजहब नया बना लिया था जिसका नाम दीन अलाई था। उसके बाद जहांगीर की तरफ आ जाए, वो 16 प्याले शराब के रोज पीता था। तो ये कौन सा इस्लाम था? ये अपनी समझ से बाहर है। शाहजहां जो था ये फजूल खर्च आदमी था, औरतों से फुर्सत नहीं थी। 16-17 उसने शादियां की और बाद में पता नहीं 12वें 14वें 15वें बच्चे की पैदाइश में उसकी बेटी बेगम जब मुमताज महल फोत हुई तो उसके लिए ताजमहल बना दिया। आपको हीरोज की जरूरत थी। आपने कल जिन सेंट्रल एशियन को हीरो बनाया, आज आप उनकी औलादों के साथ लड़ रहे हैं। आज कहे ना कि हीरो हैं तालिबान, आज क्यों नहीं कह रहे? ठीक है। आज इसलिए नहीं कह रहे कि वो तुम्हारे गले काट रहे हैं। एक कौम है, उसका जो भाई है वो फादर ऑफ द नेशन है, और जो सगी बहन है वो मदर ऑफ द नेशन है। अच्छा। हाँ। और वो सगे बहन भाई हैं। हाँ, बिल्कुल। एक सगे बहन भाई हैं और एक बाप है कौम का और एक माँ है। उन्होंने रिश्ता उसे सिस्टर ऑफ द नेशन कह दो यार, लेकिन मदर ऑफ द नेशन, मदर ऑफ द नेशन कह के पूरी कौम को मशगूल कर दिया बहन। ठीक है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान से खास तौर पे अगर पंजाब की बात करें, एक बड़ी खबर यह है कि भगत सिंह को टेररिस्ट और क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है। आखिर इसकी क्या वजह है और क्या इसके ऊपर हमारे साथ आज मौजूद है ख्वाजा जमशेद इमाम, जो कि हिस्ट्री के ऊपर बड़ी जबरदस्त ग्रिप रखते हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आज भगत सिंह को टेररिस्ट और डिक्लेयर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियली कहती नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है आप? ठीक है सर, मुझे तो आपसे बात करके बड़ा बेहतर लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे आपकी हिस्ट्री के ऊपर ग्रिप है। क्या सबसे पहले मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप कि भगत सिंह को किन लोगों ने टेररिस्ट और क्रिमिनल डिक्लेयर किया, और कौन लोग हैं जो इस चीज को अपोज करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं भाई भगत सिंह हमारा हीरो है पाकिस्तान में? देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि भगत सिंह के हवाले से जिस आदमी ने भी ये कहा है कि वो क्रिमिनल है, या जिससे कहा कि अगर आज के दौर में वो होता तो आज से हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते थे, ये इंतहाई घटिया बात है जिसने भी की है। ठीक है। जो शायद उस शख्स ने या तो तारीख पढ़ी नहीं हुई, ठीक है,
तो या फिर वो कोई ज़हनी मरीज़ है, वरना एक तंदुरुस्त दिमाग रखने वाला आदमी जिसने तारीख पढ़ी हो वो ऐसी बात कर नहीं सकता। ठीक हो गया। भगत सिंह के बारे में ऐसे अल्फाज कहना या ऐसा स्टेटमेंट देना जो कि पाकिस्तान के सारे प्रिंट मीडिया में छप जाए और उस पर इंटरनेशनल मीडिया बात इंटरनेशनल करे। मीडिया पे छप जाए और टॉक ऑफ द टाउन बन जाए लोगों के दरमियान, और पंजाब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उस पर बात होनी शुरू हो जाए कि वो शख्स है जिसे पंजाब की तारीख हीरो लिखती है, उसे आप आके तो आज ये कह दें कि भी वो टेररिस्ट है और वो ये है, और वो इसलिए टेररिस्ट है कि उसने अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ पुलिस अफसरान को कत्ल किया था। ठीक है। तो फिर तो जनाब 1857 के हमारे तमाम शहीद जो हैं वो दहशत गर्द है, अच्छा। क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेज़ों को कत्ल किया था। अच्छा। फिर तो मेरठ पे जो करने वाला है वो मंगल सिंह जो है वो भी गद्दार था, अच्छा। वो भी दहशत गर्द था। अगर इस नजरिए से अगर इस नजरिए से बात की जाए, ठीक है। फिर 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख जितने लोग थे या दूसरे इवन के क्रिश्चियंस, ठीक है। फिर वो सारे ही जो है वो दहशतगर्द हैं, ठीक वो है। सारे क्रिमिनल हैं। ठीक है। इस एक बयान ने पाकिस्तान के पंजाब में बसने वाले लोगों को जितनी तकलीफ दी है, और ठीक मैं है। ज़ाती तौर पे जितना तकलीफ में आया हूँ ठीक है। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद और ये स्टेटमेंट सुनने के बाद, ठीक है। ये इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी। ठीक है सर, हाँ। इसमें दो चीजें, एक तो ये कि ये अभी क्यों ऐसा मामला उठा, ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी गई, और दूसरे नंबर पे अगर अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाला टेररिस्ट हो सकता है या क्रिमिनल हो सकता है, फिर तो जो जिन लोगों ने भी, जैसे आपने बोला, आज़ादी ली, जैसे चाहे पाकिस्तान में भी हम उन्हें हीरो कहते हैं, इंडिया में जो हीरो कहा जाता है, वो सभी भी टेररिस्ट हो गए, यानी फिर तो आज़ादी लेना ही गलत हो गया, जुर्म हो गया, क्राइम हो गया। नहीं, उसमें दो तीन बातें हैं जो हमारे समझने वाली हैं। ठीक है। बात यह है कि ज़मीन पे बाउंड्री लाइन बनने से या बॉर्डर बनने से हीरोज़ जो हैं वो नहीं बदले जाते, जबरदस्त। और मज़हब तब्दील करने से ज़मीन पर हक़ मलकियत ख़त्म नहीं होता। क्या पंजाब का जो हिंदू है वो हिंदू रह के पंजाबी नहीं रहा? क्या पंजाब का सिख बनने के बाद पंजाबी नहीं रहा? क्या पंजाब का मुसलमान पंजाबी बनने के बाद पंजाबी नहीं रहा? क्या पंजाब का क्रिश्चियन जो है वो क्रिश्चियन रहने के बाद या क्रिश्चियन होने के बाद क्या वो पंजाबी नहीं रहा? तो ये जो पंजाबी हमारा मट्टी से ताल्लुक़ है, ये 5 दरियाओं की सरजमीन में जो नस्ल पैदा हुई है, जिनका जो एक ज़ुबान बोलते हैं, जिनका कल्चर एक है, जिनका रहन सहन एक है, सिर्फ उन्हें एक नुक्ते की बुनियाद पे, एक मजहबी नुक्ते की बुनियाद पे आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक तो पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात यह है कि ये तकलीफ किन लोगों को है? अब ये तकलीफ मेन उन्हीं लोगों को है कि जिन लोगों ने मजहब की बुनियाद पर कौम का नजरिया दिया। ठीक है। जमीन पर कभी भी कौम जो है वो मजहब की बुनियाद पर नहीं बनती। अच्छा। देखिए, हिटलर जो था वो क्रिश्चियन था। ठीक है। बरतानिया क्रिश्चियन था, जर्मन क्रिश्चियन था, स्पेन क्रिश्चियन था, इटली क्रिश्चियन था, अमेरिका क्रिश्चियन था, मगर जंगे अजीम में तो ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ठीक है। उस वक्त तो उन्होंने मजहब नहीं देखा। ठीक हो गया। वो जर्मन एक अलहदा कौम है, ब्रिटिश एक अलहदा कौम है, अमेरिकन अलहदा है, इटली वाले अलहदा है, स्पेनिश अलहदा है, ठीक है, फ्रांसीसी अलहदा है। सर तो आपने, फ्रांसीसियों की तो जुबान भी अलग है। ठीक है, आपने बोला मजहब की बुनियाद पे कौम नहीं बनती, तो पाकिस्तान फिर कौम नहीं है? क्योंकि मजहब की बुनियाद पे बने हैं ना। नहीं, ये देखिए, कौम कोई शख्स कोई ऐसी चीज है, कौम मेज या कुर्सी नहीं है। अच्छा। कि कोई हाथ से बनाएगा। ठीक है। कौमें बनती नहीं है। अच्छा। मेकिंग नहीं होती कौमों की। अच्छा। कौमें क्रिएट होती हैं। ठीक है। और वक्त करता है उन्हें क्रिएट। किसी एक खित्ते में जब इंसानों का कोई ग्रोह सदियों तक एक ही तरीके से रहता है, उनके रस्म व रिवाज, उनकी मौसीकी, उनका रहन सहन, उनके गीत, उनकी फसलें, उनके दरिया, उनका म्यूजिक, उनके गीत, उनके माये, उनके टोले, जब सब ये एक हो जाता है तो वो दैट्स कॉल्ड कल्चर, यानी कि कौम बनती है। और कौम के लिए सबसे पहली चीज होती है कि नस्ल एक। ठीक हो गया। दूसरी बात होती है कि जुबान एक हो। तीसरी बात होती है कि उनके रस्म रिवाज एक हो। अच्छा। तो ये 3 चीजें जहाँ पे इकट्ठी होंगी वो कौम बनेगी। ठीक हो गया। सिर्फ मजहब की बुनियाद पे तो कौम है। क्या हिंदू एक कौम है? नहीं है, एक कौम नहीं है। नेवर, नॉट एट ऑल। ठीक है। वहाँ पे क्या ब्राह्मण और दलित जो है
वो एक ही कौम के लोग हैं, दोनों नहीं, ही हिंदू हैं। अलग कंसेप्ट है, ऐसे ही है। क्या खत्री का और शूदर का एक ही मजहब है? ठीक है, हालांकि दोनों ही हिंदू हैं। अच्छा, ठीक हो तो गया, जो तकसीम है उसको तो आप अंडरस्टैंड करें ना, ठीक हो तो गया। वो इस तरह नहीं है। अच्छा, ये देखने वाले इसके ऊपर अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि नेशन का क्या कंसेप्ट है और नेशन कैसे बनती है और किसको नेशन कहा जाता है। सर हम भगत सिंह के ऊपर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये शादमान चौक को भगत सिंह के नाम से उनका इस चौक का नाम रखना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं रखना चाहिए, और इवन मुजस्मा भी होना चाहिए भगत सिंह का, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं जी इस्लामिक कंट्री है तो इसलिए मुजस्मा होगा, मतलब बुत होगा तो ये तो इस्लाम के अगेंस्ट है या तो ये रियासत के अगेंस्ट है, तो इस वजह से हम इसे अपोज करते हैं, इस वजह से भगत सिंह का मुजस्मा पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि भगत सिंह का जो ये सारा खेल शुरू हुआ, ठीक है, वो 1960 से शुरू हुआ, ठीक है, 1960 से। 1960 से, 1960 में ये शादमान जो था, इट वाज द पार्ट ऑफ कैंप जेल। ठीक है, ये कैंप जेल की जगह थी जो अयूब खान ने यहाँ पे शादमान Declare को किया डिक्लेयर था। किया और बाद में सोसाइटी बन गई। तो ये वो जगह जहाँ भगत सिंह को और उसके दो साथियों को, जो सुखदेव को और गुरुदेव को जो था, इन्होंने वो सजाए मौत दी। अब सवाल ये आ जाता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, तो बतौर मुसलमान मेरा तो पहला सवाल ये बनता है, या मैं ये कहने में अपने आप को हक बजानिब समझता हूँ कि पाकिस्तान इस्लामी नहीं मुस्लिम रियासत है। अच्छा, मुस्लिम रियासत में और इस्लामी रियासत में फ़र्क होता है। क्या फर्क? सुप्रीम यानी कि जो इस्लामी रियासत होती है वहाँ पे सुप्रीम लॉ कुरान होता है, ठीक है, और वही सब लोगों का के लिए लॉ कानून होता है, होता है। कानून होता है। और जो मुस्लिम रियासत होती है वहाँ पे अक्सरियत तो मुसलमानों की होती है, ठीक है, मगर सुप्रीम लॉ कुरान नहीं होता। ठीक है, हमारे आइन में ये तो है कि कोई कानून कुरान और सुन्ना के मुनाफी नहीं बन सकेगा, ठीक है, मगर फैसले ब्रिटिश लॉ के मुताबिक आज भी हो रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम लॉ यहाँ पे कुरान नहीं है। हम्म, आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसलों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है, ठीक हो गया, पैदा कर देती है, खत्म कर देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। ठीक है। और रही मुजस्मों की बात तो की, जहाँ तक मुजस्मों की बात है, तो ये तो अगर किसी ने की है तो बिल्कुल वो कोई ज़हनी मरीज है या तो पागल है, ठीक है, और या वो किसी कमरे में बंद है जब से पैदा हुआ है, ठीक है, नहीं और तो उसने पाकिस्तान, बाहर निकल के पाकिस्तान नहीं देखा। ठीक है, अगर उसने बाहर निकल के लाहौर ही देखा होता तो मिसाल ये देते हैं ये मैं अगले बोल रहा हूँ, चौक पे बताने लगा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत बड़ा मुजस्समा। हाँ, मतलब गोरों के मुजस्मे हो, नहीं, वो गोरों तो- का नहीं है वो, मैं बताता हूँ ना, वो उसी मुजस्मे से मैं शुरू करने लगा था। जी, वो सर एल्फ्रेड वुलनर का मुजस्मा है, अच्छा, एंड एल्फ्रेड वुलनर वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ठीक है, अच्छा, उस मुजस्मे को भी यहाँ के जो इस्लामिस्ट थे हाँ। उन्होंने गिराने की कोशिश की, ठीक है। मगर स्टेट ने वहाँ पे स्टैंड लिया। अच्छा, उसके बाद हमारी बधाई से पहले ये मलका का बरतानिया का मुजस्मा था, ये पाकिस्तान में चेरिंग क्रॉस पे, बिल्कुल ठीक है, चेरिंग, लाहौर में हाँ मौजूद है, यस, मौजूद था, ठीक है, जो बाद में जब इस्लामिक सीमेंट कॉन्फ्रेंस हुई तो उसे डिमोलिश करके वहाँ पे कुरान पाक ये वो रखा गया, सारा कुछ ठीक है, मामलात किए गए। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए आप कि भगत सिंह साहब का मुजस्मा तो बना होगा यहाँ पे, उसके बाद बुद्धा के मुजस्मे तो आपने म्यूजियम में रखे हुए हैं ठीक है, दिखाने के लिए। आपका पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बुद्धा के मुजस्मों से बड़ा बड़ा। ठीक है, अब ये एक इंतहा पसंदाना सोच है। देखिए, किसी हीरो का मुजस्मा बनाना हाँ, जो है वो उसके लिए वो रिस्पेक्ट है ठीक है, जो उसे हम दे रहे हैं, हम्म, और एक मुजस्मा होता है जो पूजने के लिए होता है, जिसे बुत कहते हैं हम। अच्छा, वो अपना अपना हर एक, वो सब वो लेता है बात ठीक है, पूजने वाले। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में मंदिर नहीं है, है, उसके अंदर बुत हैं, राम जी का है, कृष्ण जी का है, ये सब मुकद्दस जो लोग हैं उनके मुजस्मे हैं, उनकी वो पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो वो मुजस्मे अलहदा हैं, ठीक है, और जो मुजस्मे हीरोज के बनते हैं, अभी ये हमारा जो 9 मई हुआ है, इसमें हमारी लड़ाई क्या है क्या, कि हमारे मुजस्मे गिराए गए हैं। अच्छा, हमारे मुजस्मे गिरे हैं ना हमारे शोहदा के, जैसे तो हमारे शहीदों के मुजस्मे बन सकते हैं। अच्छा, तो शहीद लेकिन तो भगत सिंह का मुजस्मा नहीं शहीद के मुजस्मे, शहीद तो किसी भी कौम का हो। और फिर बात यह है कि भगत सिंह तो उस वक्त शहीद हुआ कि जब अभी पाकिस्तान का नाम भी सामने नहीं आया था। ठीक है, पाकिस्तान का नाम 1932 और 33 में सामने आया, जबकि उससे पहले भगत सिंह शहीद हो चुका हुआ था। ठीक हो गया, नो और नेवर में चौधरी रहमत अली ने पहली दफा पाकिस्तान का नाम जो था ठीक उसका हो- जिक्र किया। ठीक है, तो अब अगली बातें जो है वो बड़ी अजीबोगरीब सी बन जाती ठीक हैं। है। अच्छा, एक चीज ये भी है, पहले नंबर पे तो जो मेरे पास दोनों ही पर्सनैलिटीज मौजूद हैं, उनसे सीधा सीधा ये पूछेंगे कि भगत सिंह आपके ख्याल से हीरो हैं
जो कि एक आपकी क्या ओपिनियन है? और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस कर दिया कि वो एक समझ ले टेररिस्ट या फिर क्रिमिनल है, आपकी नजर में क्या है? बेसिक तो हम ये देखेंगे ना, हम मानते किस नजरिए को। ठीक है। अगर हम अंग्रेज के नजरिए को मानेंगे तो वो टेररिस्ट है, अगर हम अपनी धरती का पंजाब का नजरिया मानेंगे तो हमारा हीरो है। सिंपल सी बात। आप सब पहले तो ये अपनी ओपिनियन सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, फिर एक और सवाल है मेरे माइंड में, उसके ऊपर बात करूंगा। भगत सिंह आपकी नजर में हीरो है? आप ओपनली ये कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अच्छा ये सवाल ही फजूल है अच्छा कि किसी पंजाबी से ये पूछना कि भगत सिंह आपका हीरो है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर दिन के वक्त सूरज निकला हो और कोई शख्स अगर इनकार करे कि सूरज नहीं निकला हुआ, तो लोग उसे क्या कहेंगे? बेवकूफ कहेंगे, पागल, बेवकूफ, ज़हनी मरीज, यही कहेंगे ना। तो ये बहुत बड़ी बात हाँ, आपने कर दी है। भगत सिंह जो है, अगर उससे कोई हीरो नहीं मानता तो मेरी उससे लड़ाई नहीं है। मेरा उस पर सिर्फ ये इतराज है कि इसे फाउंटेन हाउस है, ये सामने पागलखाना, उसे वहां पे चेक करवाएं, क्योंकि उसने उसी बरतानिया के खिलाफ अपनी जद्दोजहद की जिस बरतानिया से हमने आज़ादी ली। ठीक है ना। हमारा दुश्मन उस वक्त एक ही था। और फिर भगत सिंह को जिस जुर्म में सजा दी गई, भगत सिंह ने जो अपना कत्ल किए थे पुलिस वाले बरतानिया के, और बंदा परवर, ये तो सोच लो ना कि उसने क्यों किए थे। आपने लाला लाजपत को कत्ल किया, उसे लाठियां मार मार के पुलिस ने मार दिया। वो उनका मुर्शद था, वो उनका उस्ताद था, ये सारी सोशलिस्ट मूवमेंट थी। उन्होंने अपना रिवेंज लिया कि हमारे उस्ताद को उन्होंने मारा, उन्होंने उसे मार दिया। और फिर आपको एक मजे की बात बताऊं, क्या पाकिस्तान के लोग ये बात जानते हैं या हमारे बच्चों को ये बताया जाता है कि जब भगत सिंह से हलफ लिया गया अदालत में, तो उसने हलफ किस पे दिया था? आई थिंक कुरान पाक पे। नहीं। अच्छा। उसने हीर वारिस शाह पे हलफ दिया था कि मेरी किताब ये है। ओहो, अपने पंजाब से या अपनी मिट्टी से उन्होंने इतनी मोहब्बत का इजहार किया। हाँ, ठीक हो गया कि मेरा वारिस शाह, ये मेरी किताब है। क्या बात अच्छा है। अब आ जाए आप गुरु ग्रंथ साहब की तरफ। ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहब में क्या है? गुरु ग्रंथ साहब शुरू कहाँ से होती है, आपको पता है? नहीं, आप मुझे बताएं कि उसकी पहली वर्सेस क्या है, उसकी पहली आयत क्या है? वो सूरह इखलास के गुरमुखी तर्जमे से शुरू होती है। ठीक हो गया, जबरदस्त। आप अगर सूरह इखलास का गुरमुखी तर्जमा करें तो वो सूरह इखलास की इब्तदाई आयत बनती है। ठीक है सर, जैसे अभी मजहब की अच्छा, बात हो रही है, मैं इधर एक सवाल करना चाहूंगा। मैं सवाल ये करना चाहूंगा, आप मजहब की बात करें, ये है ये है ये है, जबकि एक भगत सिंह के ऊपर एलिगेशन ये भी कुछ लोग लगाते हैं कि वो तो है ही एथिस्ट था, आप फिर आप मजहब को बीच में कैसे ले? वो तो किसी मजहब, वो तो खुदा को ही नहीं था मानता। कि ये जिस बंदे ने उस पर ये इल्जाम लगाया है कि वो एथिस्ट है, कि वो एथिस्ट है, तो सवाल ये है कि मैं तो मानता हूँ कि वो एथिस्ट था। अच्छा। मगर सवाल ये है कि क्या अपने एथिस्ट होने के लिए भगत सिंह मेरे सामने जवाब दिया या उस शख्स के सामने जवाब दिया है जिसने ये पूछा है? अच्छा। उसका फैसला तो रब ने करना ना। अगर वो एथिस्ट ना भी होता, सिंह था तो वो शायद फिर भी नहीं, वो तो रब ने फैसला करना ना। ठीक है। अब सवाल ये है कि आपने तो मजहब की बुनियाद पर रियासत बनाई। ठीक है। तो जब आपने मजहब की रियासत के बुनियाद पर रियासत बनाई, तो इस बात, ये तो बात फिर वजूद ही नहीं रखती। हाँ। वो तो अगर सिख भी रहता तो भी आपके लिए काफिर था, हिंदू था तब भी काफिर था, क्रिश्चियन होता तब भी काफिर था। उससे आपको क्या फर्क पड़ता उसके नजरियात से? ठीक है। वो तो उसके पहले भी नजरियात वही थे। ये देखना चाहिए कि उसने मिट्टी के लिए क्या किया, अपने उसने उन लोगों को कितना टफ टाइम दिया है जिनसे पाकिस्तान के जागीरदारों ने जो है जमीनें ली और हमारे मुजाहिदीन को गिरफ्तार करवाया। ये उन्हीं लोगों की औलाद है जो आज भगत सिंह के खिलाफ बोल रही है। अच्छा। ये ताजदार बरतानिया के पुराने वफादार। अच्छा। जिनको घोड़ी पाल मुरब्बे मिले, जिनको जमीनें मिली, जिनको 1857 की जंग आज़ादी में हमारे बुजुर्गों को शहीद करवाने पर इनामात से नवाजा गया, उनके वजीफे लगे, सालाना वजीफे लगे, और वो लोग आज भी पाकिस्तान में असम्बलियों में हैं या सेनेट में हैं। तो उनका ये नुक्ता नज़र होना चाहिए। हाँ, अगर वो उनका ये नुक्ता नज़र ना हो, अगर उनका नुक्ता नज़र भगत सिंह के खिलाफ ना हो, तो मेरे लिए बड़ी परेशान कुन बात होगी। तो इसलिए आपके लिए बड़ी बात नहीं है कि वो अगर भगत सिंह को टेररिस्ट कह रहे हैं। मेरे नज़दीक वो मेरा हीरो है। मैं उसका मुतालबा करता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं उसका ये मुतालबा करता रहूँगा कि भगत सिंह का
को जहाँ पे फांसी दी गई थी हाँ। उसका मुजस्समा वहाँ पे बनना चाहिए, जबरदस्त। वो डिजर्व करता है। और हम हर साल अपने बच्चों के साथ जाते हैं 23 मार्च को ठीक हो गया, सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक हो गया क्यों सर। ना किया जाए। ठीक है, और मैं ये भी बताता चलूं कि ख्वाजा जमशेद साहब प्रोग्रेसिव राइटर्स के प्रॉपर मेंबर हैं, मीटिंग्स और सीटिंग सब अटेंड करते हैं। जो लोग प्रोग्रेसिव राइटर्स को जानते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो या इंडिया से, उन्हें आइडिया होगा कि वो लोग क्या सोच रखते हैं। अच्छा सर, मुझे हिस्ट्री का बताएं, मुझे बताएं 1000 साल की अगर मुसलमानों की हिस्ट्री की बात कर ले, हीरोज की बात कर ले, जो यहाँ पे जो हमें बताए गए हीरोज जो यहाँ पे आए, और मोहम्मद बिन कासिम, फिर आगे से आगे से आगे, आप सबको अगर एक एक मिनट मिले तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे 1000 साल की एक मिनट हिस्ट्री? की तो जरूरत कोई नहीं, ये तो एक जुमले की मार है। अच्छा, हाँ, आप बात यह है कि आपने जिनको बहुत बड़ा मुसलमान इन्वेडर्स, हाँ। मुसलमान हमलावर और मुसलमान फातेह बना के जिनको आपने पेश किया, ठीक है, कोई बताएगा कि मोहम्मद बिन कासिम को किस जुर्म में सजाए मौत हुई? किस जुर्म में? राजा दहर की बेटियों के साथ जना करने के जुर्म में। अच्छा, क्या लेकिन मैं इधर साथ ये भी पूछना चाहूंगा, मतलब मैं क्लियर करना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप जा रही है। जबकि पाकिस्तान में, जो मैं अपने इर्द गिर्द अभी कल ही एक बंदे से बात कर रहा था, वो आपने जो इल्जाम लगाया कि भाई जना, मैंने नहीं लगाया, हाँ। ये इल्जाम तारीख ने उस पर लगाया। ठीक, चलें, ये हिस्ट्री में ये चीज है, लेकिन हमें तो बताया जाता है कि वो तो मोहम्मद बिन कासिम बरसगीर में आए इसलिए कि भाई वो वो आए को छोड़े हैं, गया क्यों है? हाँ, आए को छोड़े हैं। ठीक है। आया तो उस वक्त जब उसका चचा गवर्नर था कूफे का, हजाज बिन यूसुफ, ठीक है। जिसने तमाम सहाबाकराम, बहुत से सहाबाकराम को शहीद किया। ठीक है, ये उस बेशरम और जालिम आदमी का भतीजा था। ठीक है। हाँ, तो ये कहना अच्छा, कि उससे उनका आगे मोहम्मद बिन कासिम से अगला जो अगर हम बात करें वो आगे, दूसरा, उसके बाद महमूद गजनवी आ जाता है। तो वो हीरो अब महमूद गजनवी कितना बड़ा हीरो था, ये आप अंदाजा लगा लें कि गजनी से लेके तो सोमनाथ तक, हाँ, जो तकरीबन 4000 किलोमीटर का एरिया बनता है, ठीक है, तो उस 4000 किलोमीटर के एरिया में तो दूसरा कोई मंदिर लूटा ही नहीं उन्होंने। अच्छा, दूसरे किसी मंदिर पे इस्लाम नहीं लगाया, इस्लामी झंडा उन्होंने नहीं लगाया। सोमनाथ पे गए हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि 40 मन की तो उसकी सोने की जंजीर थी जिससे घंटियां बजती थी। ये तो वाकई में और पूरी दुनिया के, वो पूरे हिंदुस्तान के जो राजे महाराजे थे, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा अपना दान करते थे, और बहुत ज्यादा वहाँ पे उनकी उस मंदिर के साथ उनकी मान, मर्यादा, अकीदा, उनकी एफिलेशन थी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अच्छा, ये इधर वाकई में बड़ा जबरदस्त सवाल बनता है, कितने किलोमीटर का आपने रास्ता बताया? 4000? देखें जी, 4000 किलोमीटर में आप लगा लें 400 मंदिर तो होगा ना, कुछ भी ना लगाए। 400, मैं कहता हूँ 200 ही लगा लें। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि उस वक्त तो था हिंदुस्तान ये, और हिंदू थे ज्यादा, और हिंदू ही थे। ठीक है, तो अगर जहाँ से चला, उधर जैन मत के थे मंदिर, उधर बुद्धिस्ट के मंदिर थे, हिंदुओं के मंदिर थे। तो सवाल ये है कि गजनी से लेके इधर सोमनाथ तक एक मंदिर मिलता है हमें, क्योंकि उसमें सोना जेवरात उसमें एक्चुअली महमूद गजनवी लड़ना चाहता था सेंट्रल एशिया के एक हुक्मरान के खिलाफ, उसका नाम था एले खान। ठीक है, अब एले खान के साथ लड़ने के लिए उसे दो चीजें चाहिए थी, एक दौलत और एक शोहरत, और ये दोनों उसके पास नहीं थी, जिसके लिए वो हिंदुस्तान पे बार बार हमला अवर होता रहा। जब सल्तनत बगदाद ने उसे सुल्तान तस्लीम कर लिया, उसकी अथॉरिटी को, उसकी ताकत को तस्लीम कर लिया, तो एले खान मर गया। और फरिश्ता लिखता है कि वो अपना सारा खजाना निकाल के बाहर दोस्त के सामने रोना शुरू कर दिया। अब जो अल्लाह के लिए लड़ा हो वो तो नहीं रोता, उसको पता था मैं किस मकसद के लिए लड़ा हूँ, ये मैंने सब क्या कहाँ से इकट्ठा किया। इनसे अगली जो पर्सनैलिटीज जो इधर बरसगीर में आई, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, अगर हम बात करें महमूद गजनी की, हमें ये बताया जाता है कि भाई उन्होंने तो इधर बरसगीर में इस्लाम लाए, लेकिन कुछ लोग, खास तौर पे अगर हम भट्ट साहब की बात करें, ख्वाजा साहब की बात करें, वो तो कहते हैं ये अपने मकसद के लिए है। आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? मेरी भी ओपिनियन सेम है, तो वो अपने मकसद के लिए है। यहाँ पे हम खुशहाल लोग थे, खाते पीते लोग थे, वो भूखे नंगे थे, यहाँ पे वो उन्हें सब कुछ मिला, और तो इस्लाम के लिए नहीं आए, वो यही था ना। तो ये अब तालिबान ने हमारे सामने गजनी में तोड़े हैं सारे बूथ। अच्छा, वो गजनी वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, ठीक हो गया, तो वहाँ के क्यों नहीं तोड़े? ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा सर, उससे महमूद गजनी से आगे बढ़ते हैं, इसको ना तरतीब से देखें। अब शहाबुद्दीन गौरी जो था जी, उसने कौन सी यहाँ पे इस्लामी हुकूमत बनाई? अच्छा, कुछ नहीं किया। ठीक है, वो बाद में अपना गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे हिंदुस्तान दे के चला गया। ठीक है, जब वो मरा, गौरी मर गया, तो उसके बेटे ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे बादशाह बना दिया, और यहाँ से ख़ानदान गुलामा शुरू हो गया, और ये हिंदुस्तान पे पहला हुक्मरान ख़ानदान था जिसने बतौर मुसलमान हुक्मरान अपनी आइडेंटिटी करवाई। ठीक है, अब सवाल ये है
तो उसी में से फिर जो दूसरे हुक्मरान हुए, बलबन हुआ, अल-तुतमिश हुआ, रज़िया सुल्ताना अल-तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। तो उसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम था कि वो अपने गुलाम के साथ, उसकी याकूत उसका गुलाम था जिसके साथ उसका ताल्लुक बन गया, जो कि वहाँ के दरबार के जो मौलवी थे उनको नहीं उस वक्त वारा खाई, तो अल्टीमेटली उसे इक़्तिदार छोड़ के भागना पड़ा। सवाल ये है कि जो खिलजी हैं, अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा को कत्ल करके इक़्तिदार हासिल किया। ज़हीरुद्दीन बाबर ने लौंडा रखा हुआ था, बॉयफ्रेंड रखा हुआ था, वो कितना इस्लामी था। अच्छा, आप हुमायूं का देख लें, हुमायूं अफ्यून खाता था और अफ्यून खाता था, और मकसद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कुल्लु मुस्खरिन हराम, कि हर वो चीज़ जो आपको मुस्खर कर दे वो हराम है। तो अच्छा, उसके बाद आ जाए जलालुद्दीन अकबर। तो जलालुद्दीन अकबर जिसे आप अकबर दी ग्रेट कहते हैं, हमारी किताबों में भी अकबर आजम लिखा हुआ है। तो वो अकबर आजम, उसने तो अपना मजहब नया बना लिया था जिसका नाम दीन इलाही था। ठीक है, अच्छा उसे भी छोड़ दें। उसके बाद जहांगीर की तरफ आ जाए, वो 16 प्याले शराब के रोज पीता था। तो ये कौन सा इस्लाम था, ये अपनी समझ से बाहर है। शाहजहां जो था ये फजूल खर्च आदमी था, औरतों से फुर्सत नहीं थी। 16-17 उसने शादियाँ की, और बाद में पता नहीं 12वें 14वें 15वें बच्चे की पैदाइश में उसकी बेटी बेगम जब मुमताज़ महल फोत हुई तो उसके लिए ताजमहल बना दिया, और फिर साहर को ताजमहल लिखना पड़ा। वो मैं आपको एंड पे सुना भी दूंगा कि उसने इन पे क्या फिर लानत की। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लें, औरंगजेब आलमगीर, उसने सगे भाइयों को कत्ल किया, टुकड़े करवाए दरबार में, अपने दरबार में सगे भाइयों के टुकड़े करवाए। ये तो लिख देते हैं कि वो उससे टोपियां सीता था और कुरान पाक लिख के तो वो करता था, मगर कोई ये भी बताता है कि जब वो मरा तो उसकी 38 लौंडियां थी, कनीजें थी। ये तो कोई नहीं बताता। ठीक है, आया तो ये तो मकसद है, एक ग्रेट हिस्टोरियन है, उसने ये भी लिखा है कि औरंगजेब आलमगीर ने ना कोई नमाज छोड़ी और ना कोई भाई छोड़ा। तो उसके बाद आप आ जाए, बहुत बड़ी बात है जी। उसके बाद आप आ जाए 1707 में तो मर जाता है औरंगजेब, और चूंकि वो शकी मिजाज था, उसने अपना कोई जानशीन मुकर्रर नहीं किया। बाद में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, और 1707 से लेकर 1857 तक ये बनते हैं टोटल 150 साल। ठीक है, और 1526 से लेकर 1707 तक छह हुक्मरानों ने हुकूमत की, मुगल हुक्मरानों ने, और एक उनमें 5 साल जो है वो निकाल दें शेरशाह सूरी के। ठीक है, तो बाकी सिर्फ 6 हुक्मरानों ने इतने 100 साल हुकूमत की, 1526 से 1707 तक, और 1707 से लेकर 1857 तक 150 मुगल हुक्मरान तख्त पर बैठा, जिनमें बाज का दुरानिया 3-3 घंटे भी था। अच्छा। तो 3 घंटे बाद कत्ल हो गया। उसकी क्या रीजन? अच्छा, आपस में के लिए, पावर के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें कि अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह, इनके हमलों के नतीजे में यहाँ पे सिर्फ हिंदू तो नहीं कत्ल हुआ, अच्छा मुसलमान भी उसी तरह बेदर्दी से कत्ल हुए हैं। और जो अमीर तैमूर ने जब हिंदुस्तान पे हमला किया है, तो दिल्ली फतह करने के बाद वो जहाँ फतह करता था ना, तो वो आबादी को बाहर निकाल लेता था। ठीक है, और वो कहता था कि सैयद बाहर हो जाए। अच्छा। वो सैयद बाहर निकाल के बाकी सबको कत्ल कर देता था, चाहे मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी है, सिख है। सिख तो है उस वक्त नहीं थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, इधर एक चीज, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहता चलूँ कि ये जितने भी हमने पर्सनैलिटीज का जिक्र किया है, मोस्टली पाकिस्तानी, क्योंकि हमें बताया गया सिलेबस में हीरो मानते, खास तौर पे मोहम्मद बिन कासिम और ये सब। ठीक है, आपसे ही कोई आके आपका प्रोग्राम देख के, या लेट्स सपोज इधर से कोई भाई या कोई भी आके कहता है कि यार भट्ट साहब, आपने ये सब के ऊपर जो हमारे हीरोज हैं, आपने उनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये कैसे क्लियर करेंगे कि भाई ये तो चीज मैंने यहाँ से देखी और ये सच है? मतलब मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मोहम्मद बिन कासिम हीरो है, आप कैसे कह सकते हैं ये, मतलब ये ऐसे है वैसे है? ये गुजारिश है कि शोएब भाई, मैं कोई वेल्डिंग का काम तो करता नहीं हूँ। ठीक है, मेरा लिखा हुआ लफ्ज़ बिकता है, मैं अखबारात में लिखता हूँ, मैं कम्युनिकेशन का उस्ताद हूँ और तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। ऐसा सवाल आप मुझसे करने से बेहतर ये है कि ये लोग खुद गैर निसाबी कुतब पढ़ लें, तारीख को खुद पढ़ लें। मैंने भी तो कहीं से पढ़ने के बाद बोल रहा हूँ ना, मैं कोई अपने घर से लिख के तो नहीं लाया। तो सवाल ये है कि आपको हीरोज की ज़रूरत थी। आपने कल जिन सेंट्रल एशियन को हीरो बनाया, आज आप उनकी औलादों के साथ लड़ रहे हैं। आज कहे ना कि हीरो हैं तालिबान, आज क्यों नहीं कह रहे? आज इसलिए नहीं कह रहे कि वो तुम्हारे गले काट रहे हैं, आज वो बालादस्त तबके के गले काट रहे हैं, आज वो GHQ पे हमला करते हैं,
आज वो पाकिस्तान आर्मी पे हमला करते हैं। तो आज हीरो नहीं है। आज वो बेरहम कातल है, आज वो खवारज है। ठीक है, मगर मेरे लिए वो कल भी खवारज थे और मेरे लिए वो आज भी खवारज हैं। ठीक है। मेरे लिए जो कातल है वो कहीं कभी, देखें, इंसानी तारीख में कातल कभी भी जस्टिफाई नहीं होता। ठीक है, जस्टिफिकेशन मकतूल की होती है। मकतूल जो है वो काबिल इज्जत है, वो दुनिया की किसी कौम का हो, किसी मजहब काता का। किसी मजहब का हो, कातल कहीं पे भी इंसानी तारीख में काबिल इज्जत नहीं होता। ठीक है, ठीक है, आप ये देखें, हमारे सामने तो जिंदा मिसाल है करबला की। ठीक है। एक तरफ जनाब नवासा रसूल है और दूसरी तरफ भी क्लेम करने वाला जो है वो मुसलमान है, हाफिज कुरान है दोनों तरफ। अच्छा, मगर हम तो हुसैन के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल। क्यों? तो उसने जान दी है, उसका खानदान जिबा हुआ है वहाँ पे। ठीक हो तो गया। हम तो मकतूल के साथ खड़े होने वाले हैं, और इसलिए मकतूल के साथ खड़े होने वाले हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस समाज के अगले मकतूल हम खुद हैं। ये समाज हमें भी सच बोल रहे हैं। हाँ, ये अगले मकतूल हम है और हमें इसका कोई खौफ भी नहीं है, कोई गम भी नहीं है, कोई रंज भी नहीं है, बजाय इसके कि मैं किसी के झूठ पे जिंदगी गुजार के जन्नत में जाऊं, उससे बेहतर है कि मैं अपने सच के साथ जहन्नम में चला जाऊं। मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। क्या बात है सर, बड़ी जबरदस्त बात है। इधर एक सवाल मेरे माइंड में आया, आपने बोला हीरोज की जरूरत थी इसलिए हीरोज बना लिया। क्या हर्ज होता, लेट्स सपोज जो वाकई में ओरिजिनल हीरोज थे उन्हें हम हीरो मान लेते तो क्या हमारा सर्वाइवल। दो कौमी नजरिए की निगेशन हो जानी थी ना, नजरिया पाकिस्तान की नफी हो जानी फिर थी। मुसलमान वो आपने रेडीमेड बनाया ना सारा कुछ। ठीक है। और वो भी मिस्टर जिन्ना अगर 8-10 साल जिंदा रह लेते हाँ, तो आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होना था। ठीक है, ये इन्होंने फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद मंजूर नहीं होनी थी ना। ठीक हो फिर ये आगे तो सारे मौलवियों ने इकट्ठे होकर 1950 में नहीं बैठना था। फिर लियाकत अली खान ने इतनी जुर्रत नहीं करनी थी। इन्होंने मिस्टर जिन्ना को कत्ल इसलिए किया, मरवाए इसलिए। ठीक है। अब ये उनकी बयान का स्टेटमेंट है, हाँ, मैं ये उनके घर की शहादत है, मेरी नहीं है। आपकी ओपिनियन नहीं हाँ, है? ये फातिमा जिन्ना की। ठीक है। हाँ, है। आप ये देखिए, इनका पागलपन की तो इंतहा यहाँ तक है कि मैं जब तारीख के तालिब इल्म के तौर पर पढ़ता हूँ तो कोई इतना बेवकूफ़ ब्यूरोक्रेसी भी होगी, कोई इतनी बेवकूफ़ नौकरशाही भी होगी कि एक कौम है, उसका जो भाई है वो फादर ऑफ द नेशन है, हाँ, हाँ, और जो सगी बहन है वो गद्दार वो है। मदर ऑफ द नेशन है, अच्छा, हाँ, और वो सगे बहन भाई हैं। हाँ, बिल्कुल। एक सगे बहन भाई हैं और एक बाप है कौम का और एक माँ है। उन्होंने रिश्ता पे उसे सिस्टर ऑफ द नेशन कह दो यार, लेकिन मदर ऑफ द नेशन, मदर ऑफ द नेशन कह के पूरी कौम को मशगूल कर दिया बहन। ठीक है। नहीं, ये चले बात कहीं और चली अच्छा। जाती है, इसे हम वहां पे नहीं लेके जाते। नहीं तो लोग पॉइंट पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई फादर ऑफ द नेशन कायदे आजम और मदर ऑफ द नेशन उनकी सिस्टर है, तो ये सिस्टम क्या है? नहीं, ये तो लज्जत बयान के लिए कोई बातें कर अच्छा, देते हैं ना। ठीक हो गया सर। मुझे आगे बताइएगा, हमारी जो हिस्ट्री है जो हमने अभी बना के रखी है या सेट की है, और अगर दूसरी साइड पे बॉर्डर के उस साइड पे देखें, हिस्ट्री तो हमारी सबकी एक थी, लेकिन उन्होंने किस तरीके से प्रॉपर मैनेज किया, या उन्होंने भी हिस्ट्री में हाँ, उनकी हिस्ट्री थी, अच्छा, उनकी हिस्ट्री थी, हमें हिंदुस्तान हिस्ट्री की। है, यस, हिंदुस्तान की तारीख थी। ठीक है। हमें 47 के बाद तारीख बनानी पड़ी, तलाश करनी पड़ी, और हमने अपने हीरोज तलाश किए। ठीक हो गया। और हमने वो लोग जिनका इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं था अपने हीरो डिक्लेयर कर दिए। ठीक हो गया। बात खत्म हो गई। ठीक है। बड़ा अच्छा लगा मुझे बात करके, और यकीन माने अभी कैमरामैन ने ये बताया कि तकरीबन आधे घंटे का प्रोग्राम हो चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा था शायद अभी 5-10 मिनट हुए। मैं तो मजीद सवाल करने लगा था भाई से, लेकिन ऐसा करते हैं, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। आपके जो सवालात होंगे भगत सिंह के हवाले से, या जितना भी प्रोग्राम हुआ, जितना ख्वाजा जमशेद इमाम साहब ने अपनी ओपिनियन दी, जिन बातों से आप एग्री और जिन बातों से डिसएग्री करते हैं, जो भी सवालात हैं या आपको लगता है कि इस टॉपिक पे मजीद बात होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आज की वीडियो पर्सनली बहुत अच्छी लगी, आपको ये कैसी लगी आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।